राहुल गांधी। राहुल गांधी Rahul Gandhi. What Rahul Gandhi has done. राहुल गांधी के राहुल गांधी स्टेटमेंट राहुल गांधी का राहुल गांधी जो बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी दादी और पिता दोनों को आतंकवाद का शिकार होते देखा। एक ऐसा नौजवान जिसने दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब उसने राजनीति में कदम रखा तो उसका स्वागत तालियों से नहीं बल्कि तानों से हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया ने उसे बेवकूफ और पप्पू बना दिया। राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी के पास तो दिमाग ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी बहुत बच्चा है राजनीति। राहुल पप्पू, राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। राहुल जो है वो खुद जो एक पप्पू है। क्या कहते हैं, मंद बुद्धि नहीं बोलता है। लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी सिर्फ एक मजाक है या सत्ताधारियों की साजिश? राहुल गांधी जिसने तमाम हार और अपमान के बाद खुद को फिर से साबित किया, और कैसे वो आज सत्ता से सीधे सवाल पूछने वाले सबसे बड़े नेता बन गए। एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? 19 जून 1970 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी को एक लड़का होता है जिनका नाम राहुल गांधी रखा जाता है। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये नेहरू और गांधी परिवार का हिस्सा था जो भारत की आजादी के बाद से राजनीति का मेन फेस बन चुका था। जिस समय राहुल गांधी का जन्म हुआ उस समय देश की प्रधानमंत्री उनकी दादी इंदिरा गांधी जी थी, इसलिए राहुल का बचपन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री भी थी, उनके बॉडीगार्ड्स हत्या कर देते हैं। उस समय राहुल सिर्फ 14 साल के थे और ये घटना उनके लिए एक बड़ा झटका थी। इस हत्या के बाद हालात बदल जाते हैं और सिक्योरिटी रीजन के चलते उन्हें होम स्कूलिंग करनी पड़ती है और उन्हें पढ़ाने के लिए घर में ही टीचर्स आने लगते हैं। फाइनली 5 साल बाद 1989 में वो दिल्ली के स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और राहुल गांधी को फिर से इंडिया आना पड़ता है। उस वक्त देश में आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा चरम पर थी, इसलिए सिक्योरिटी रीजन के चलते वो राहुल विंसी इस फेक नाम के साथ फ्लोरिडा में रोलिंस कॉलेज में पढ़ने लगते हैं ताकि उनकी असली पहचान छुपे और वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जीवन बिताए। In 1991, after Rajiv Gandhi was assassinated by Tamil Tigers, the threat to Rahul Gandhi was very high, and he was advised to take a name Rahul Vinci. During that time, in his rolling, and his identity was only known to university officials and security. वहाँ राहुल गांधी ग्लोबल इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई पूरी करते हैं। इसके बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज जाते हैं और वहाँ से 1995 से 1970 के बीच एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज की पढ़ाई पूरी करते हैं। 1998 में वो भारत लौटते हैं और कुछ साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को शुरुआत में पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी फैमिली की लेगेसी की वजह से राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ता है। 1998 में जब वो इंडिया लौटे तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी थे। दूसरी तरफ सोनिया गांधी अगला प्रधानमंत्री बने, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपना पूरा जोर आने वाले इलेक्शन पर लगा रही थी। अब राहुल गांधी की पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में कूद पड़ी थी, इसलिए वो भी पॉलिटिक्स में कूद पड़ते हैं। फाइनली 2004 का समय आता है और एक बार फिर से देश में चुनाव होते हैं। देखो, अमेठी कांग्रेस की गद्दी है और वहाँ से कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाता था, इसलिए राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाता है और पहली बार में ही वो 2.9 लाख वोटों से जीतकर एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं। 2004 के इलेक्शन में पूरी कांग्रेस चुनाव जीत जाती है और यूपीए का गठन करके 543 में से 335 से अधिक सदस्यों का आरामदायक बहुमत हासिल करती है। अब सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय था और लगभग सबको यही लग रहा था कि नेक्स्ट पीएम सोनिया गांधी ही बनेंगी। बट राहुल गांधी यहाँ एक बड़ा डिसीजन लेते हैं और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से मना कर देते हैं, क्योंकि पहले भी उनके परिवार में 2 लोगों की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी, इसलिए उन्हें अपनी मां को लेकर बहुत डर लग रहा था। इसलिए वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद 22 मई 2004 को फाइनली डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that इसके बाद राहुल गांधी लोगों से मिलने लगते हैं, इंटरव्यूज देने लगते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है।
और 2007 में वो इंडियन यूथ कांग्रेस और NSCOI के अध्यक्ष बनते हैं और युवाओं को टिकट देने की नीति शुरू करते हैं, जिससे पार्टी में नई जान आने लगती है। इसके बाद वो ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, जहां वो किसानों से मुलाकातें करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में कई इंटरव्यूज देते हैं, जिससे राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ने लगती है। और 2009 में जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो राहुल गांधी 3.9 लाख वोटों से जीत जाते हैं। 2009 में कांग्रेस 206 सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आती है और एक बार फिर से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इस जीत के साथ राहुल गांधी की भूमिका भी बढ़ जाती है और 2013 में वो कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। देखो, यहाँ तक राहुल गांधी का अच्छा राइज हुआ था और लोगों के बीच उनकी अच्छी इमेज बनी हुई थी। लेकिन ये आता है 2014 और यहाँ से राजनीति पूरी तरह से बदल जाती है। अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा पहली बार देश के सामने आता है और वो अच्छे दिन आने वाले हैं का कैंपेन चलाते हैं और कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ जमकर आवाज उठाते हैं। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। वो लोगों के मन में ये विश्वास बनाते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो महंगाई कम करके देश में अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन वाह। साथ ही नरेंद्र मोदी हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा कह के संबोधित करने लगते हैं और खुद को वो एक साधारण से घर से आने वाला चाय वाला कहने लगते हैं। मैं चाय वाला हूँ, मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। जिससे लोगों के मन में ये बिठा दिया जाता है कि ये चुनाव एक शहजादा वर्सेस चाय वाले का है। इससे 2014 के इलेक्शन में लोग मोदी जी को बड़ी संख्या में वोटिंग करने लगते हैं और 2014 के इलेक्शन में इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है कि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिलती है। राहुल गांधी फिर से अपनी सीट से जीत जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस पार्टी इतिहास में पहली बार इतनी बुरी तरह से हार चुकी थी। लेकिन इस हार के बाद भी राहुल गांधी एकदम शांत थे। मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। राहुल गांधी को लगता है कि इससे पहले भी बीजेपी सत्ता में आई थी और फिर कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था और आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन राहुल गांधी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब यहाँ से राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है? दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी। और राहुल गांधी को खत्म करने के लिए अपोजिशन किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि 2014 के बाद उनका इतनी बुरी तरह से डाउनफॉल होगा कि वहां से कमबैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और अपने आप का कमबैक करने के लिए उन्हें सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। देखो, जैसे ही मोदी सत्ता में आते हैं तो देश की सारी मीडिया मोदी की तारीफ करने लगती है। जहां मीडिया को सत्ता से सवाल पूछने चाहिए, वो मीडिया 24 घंटे बस मोदी मोदी नाम जपने लगती है। कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। भैया बात जरा राजनीति के, जिसका हुनर और जिसके माहिर आप माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। इतनी ताकत कहाँ से आती है? एक मोदी को हराना नामुमकिन हो चला है और मोदी को बीजेपी का सबसे बड़ा फेस बनाया जाता है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जबरदस्त जीत है और इसका श्रेय मोदी को जाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को कांग्रेस का मेन फेस बनाकर हार की सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर थोपी जाती है, जबकि राहुल गांधी को उस समय पीएम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके 2 साल बाद ही जियो लॉन्च होता है और इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आ जाती है, जिससे हर किसी के पास मोबाइल और इंटरनेट पहुंच जाता है और यूट्यूब और फेसबुक के जरिए लोगों तक आसानी से न्यूज पहुंचने लगती है। और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी के IT सेल का वो खेल जो राहुल गांधी को पूरी तरह से खत्म करने वाला था और ये राहुल गांधी को सबसे बड़ी दिक्कत देने वाला था। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले से ही राहुल गांधी को बेवकूफ और मोदी जी को महान दिखा रही थी। ऐसे में बीजेपी का IT सेल और एक्टिव हो जाता है और राहुल गांधी के बयानों को काटकर उसके मीम्स बनने लगते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। जो बातें मोदी जी ने कही थी और राहुल गांधी उन बातों को दोहरा रहे थे, तो उसे काट कर लोगों को कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि लोग भी आंख बंद करके राहुल गांधी को बेवकूफ और पप्पू समझने लगते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो।
इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। जी हाँ, ये है वायरल हुए राहुल गांधी के वीडियो का सच। फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग पप्पू ट्रेंड करने लगता है और राहुल गांधी भी एडमिट करने लगते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूँ। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का बुरी तरह से डाउनफॉल होता ही जा रहा था और इसका नतीजा 2019 के इलेक्शन में दिखाई देता है, जब राहुल गांधी अमेठी से भी हार जाते हैं और 2019 में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2019 की हार के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और हार की सारी जिम्मेदारी लेते हुए कहते हैं कि मैं इस हार का दोषी हूँ। Rahul Gandhi has said very clearly, I am responsible for the loss of the 2019 election. Accountability is critical for the future growth of our party. It is for this reason I have resigned as Congress president. इसके बाद कांग्रेस पार्टी में असंतोष बढ़ने लगता है और कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जाने लगते हैं। राहुल गांधी का यह सबसे क्रूशियल टाइम था, लेकिन बीजेपी का आईटी सेल उन्हें पूरी तरह से तबाह करने में लगा था। 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बारे में वो बीजेपी गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं कि इस टेरर अटैक का सबसे बड़ा फायदा किस पार्टी को हुआ। As Rahul Gandhi tweeted remembering the CRPF martyrs, he also questioned the government who benefited the most from the attack. इस सवाल के बाद बीजेपी का आईटी सेल राहुल गांधी को एंटी नेशनल बना देता है और उनके नाम से सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल राहुल गांधी ट्रेंड करने लगता है, जबकि इसकी सच्चाई ये थी कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। इसके बाद 2020 में जब वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में श्री राम को मैथोलॉजिकल फिगर कहते हैं और बीजेपी को हिंसा के लिए दोषी ठहराते हैं। All are mythological figures. Lord Ram was of that time, right? Where he was forgiving, he was compassionate. So तब उन्हें एंटी हिंदू कहा जाता है। आज भी राहुल गांधी के आधे अधूरे बयान दिखाकर उनकी इमेज एंटी हिंदू बनाने में बीजेपी का आईटी सेल कोई कसर नहीं छोड़ता है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। 2019 के हार के बाद राहुल गांधी पर और मीम्स बनाए जाते हैं। उन्हें शहजादा, राजकुमार, वंशवादी कहकर ट्रोल किया जाने लगता है। देशद्रोही और हिंदू विरोधी कहकर उन पर बेवकूफ और पप्पू का टैग लगाया जाता है, जिससे सबको लगने लगता है कि राहुल गांधी की बेवकूफी की वजह से कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है। और इसी बीच 2019 में राहुल गांधी अचानक से गायब हो जाते हैं। अब सबको लगने लगता है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है और अब यहाँ से उनका कमबैक इम्पॉसिबल है। इतना पढ़ा लिखा इंसान जो हार्वर्ड में पढ़कर आया, इतनी सारी चीजें सीख कर आया, उस पर बीजेपी ने बेवकूफ और पप्पू का टैग लगाया, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप रहे। हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन सितंबर 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अनाउंस करते हैं, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलकर वो 3570 किलोमीटर का सफर पूरा करने वाले हैं और लोगों में प्यार बांटने वाले हैं। लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं करता और इस पर भी राहुल गांधी को पप्पू कहकर बहुत ट्रोल किया जाता है और मीम्स बनाए जाते हैं और लोगों के दिमाग में यह बिठाया जाता है कि राहुल गांधी तो पप्पू है और वो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी कन्याकुमारी से जब ये यात्रा शुरू करते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है और हजारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ने लगते हैं। इस यात्रा का मकसद भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना था। राहुल रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलकर किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से और युवाओं से मिलते हैं, चाय के दुकानों पर रुकते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाते हैं। उनका नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इस यात्रा का क्रेज लोगों में बढ़ता ही जाता है और लाखों लोग यात्रा में जुड़ने लगते हैं। राहुल की सादगी जैसे टी शर्ट और जीन्स में चलना, ठंड हो या बारिश यात्रा जारी रखना, इससे वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। इस यात्रा के बाद वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं और जब उन्हें इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने उस पुराने राहुल को मार दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको।
देखो, इस यात्रा के बाद उनकी पर्सनालिटी इतनी चेंज हो गई कि सारे देश में उनकी ही चर्चा शुरू हुई। अब लोग उनको सुनने लगे हैं, उनको सीरियस लेने लगे हैं। अब जब कोई राहुल गांधी को पप्पू कहता है तो उनके समर्थक उसका खुलकर विरोध करते हैं और अब लोग मानने लगे हैं कि राहुल गांधी अगला पीएम बन सकते हैं। आज के टाइम में देश सरकार नहीं चला रही, आज के टाइम में देश एलओपी राहुल गांधी चला रहे हैं। इसके बाद जनवरी 2024 में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक चली। इस यात्रा में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर जोर दिया गया। राहुल ने दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाए। इस यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज को राजकुमार से जननायक रागा में बदल दिया। बार बार कहा है आपके चैनल पर, कहीं वो जननायक है, वो जननायक है, वो भागने वाला नहीं। सर्वे दिखाने लगे कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और वो मोदी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बन चुके हैं। और ये चीजें देखने को मिली जब 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को 99 सीट मिली, जो 2019 से डबल थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बीजेपी चुनाव से पहले राहुल गांधी को भूल तक चुकी थी। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। 400 पार की इतनी हवा भर रही थी। अब की बार 400 पार। उन्हें सिर्फ 234 सीटें मिली। अब गवर्नमेंट तो बीजेपी की बन गई थी, लेकिन पूरे 10 साल बाद भाजपा के सामने नेता प्रतिपक्ष बनकर राहुल गांधी खड़े थे। विपक्ष नेता बनकर उन्होंने अपनी पहली स्पीच में संविधान की रक्षा और लोकतंत्र पर जोर दिया, जिससे उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचा। और राहुल गांधी के इस कमबैक को न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनएक्सपेक्टेड कमबैक कहा। उन्होंने जीएसटी, कास्ट सेंसस, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर आवाज उठानी शुरू कर दी, जिससे लोग राहुल गांधी को और ज्यादा सीरियस लेने लगे हैं और अब उनकी लोकप्रियता बीजेपी पर भारी पड़ने लगी है। लेकिन असली धमाका उन्होंने तब किया जब 2025 में उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी बचेगा जब हर वोटर का हक सुरक्षित होगा। वोट चोरी आरोपों के खिलाफ न इलेक्शन कमीशन जवाब दे पा रहा है न मोदी, जिससे अब सबको लगने लगा है कि वोट चोरी तो हुई है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार मोदी को वोट चोर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन मोदी उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? इस सभी के बीच सितंबर 2025 में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं मिली है, जिससे लोगों के मन में राहुल गांधी को लेकर और विश्वास बढ़ने लगा है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है और हर जगह सुनाई देने लगा है। लेकिन बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी खतरे की घंटी बिहार का चुनाव बन गया है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हिला सकते हैं। इसी टाइम पर राहुल गांधी ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है और मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले बिहार चुनाव के नतीजे क्या असर दिखाते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो राहुल गांधी की इमेज इतनी खराब बनाई थी, उन्हें तो राहुल गांधी ने बता दिया कि वो पप्पू तो बिल्कुल भी नहीं है।